जय हिंद। स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल टॉपर्स ग्रुप डिस्कशन YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर जो है इसी जो चमचमाती हुई बुक है खान सर का सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके, जो बिहार दरोगा एग्जाम में काफ़ी तहलका मचा कर रख दिया था, यही बुक का हम लोग डिस्कशन कराने वाले हैं। क्योंकि इस बुक को आप पढ़ने के बाद जिस तरह से ये जो बुक चमचमा रही है उसी तरह से आपके लाइफ को भी चमचमा करके रख देगी, अगर इस बुक को पूरी तरीके से आप अच्छी तरीके से आप पढ़ लेते हैं। तो एक एक लाइन आपको बताया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इस बुक को अगर चमचमाती हुई जैसी ही बुक है, अगर ज़िंदगी में भी ऐसा चमचमाती हुई आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इस बुक को पढ़ें, इसका डिस्कशन आप देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। क्योंकि आने वाले जो आगामी जो एग्ज़ाम है, जैसे बिहार एसएससी हो गया, उसके बाद रेलवे का एग्ज़ाम जो हो गया, रेलवे वाले जो एग्ज़ाम है, उसके बाद बिहार जो दरोगा का मेंस में भी काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाला है। यानी कोई भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस बुक का डिस्कशन अच्छी तरीके से देखें। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस पिछले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो आने वाले जो वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो ग्रुप डिस्कशन आपको कराया जा रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा, उम्दा तरीके से, ताकि आपको पूरी अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो बिना देरी के हम आज स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के। किसके बारे में? मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। हमने पूरा कंप्लीट फिजिक्स हमने बता दिया हूँ। ये लास्ट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जैसे कंप्लीट होता है आपको बायोलॉजी का स्टार्ट किया जाएगा या पॉलिटिकल साइंस आपको स्टार्ट किया जाएगा, दोनों में से कोई आपको स्टार्ट किया जाएगा, कमेंट में बता देंगे, ठीक है। तो आज हम मॉडर्न जो फिजिक्स है उसको अच्छे तरीके से देखते हैं, इससे अच्छे क्वेश्चन पूछता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी आखिर है क्या? तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जो न्यूटन के बाद की अवधारणाओं एवं सिद्धांत को संबंधित है। यानी न्यूटन जितने सारे जो नियम दिए उसके बाद में जो नियम आया उसके बाद के जितने सारे नियम कानून को पढ़ते हैं उसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे कि मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि मॉडर्न फिजिक्स में न्यूटन के नियम कानून जो दे दिया गया उसके बाद में जो नियम कानून जो अवधारणाएं दिया गया, जो सिद्धांत दिया गया, थ्योरी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। एक फ्रेंड्स का जो डिमांड था कि आप इसको डिस्प्ले पर पढ़ाइए, ठीक है, बता करके पढ़ाइए, पीडीएफ ले करके पढ़ाइए। तो उन्हीं के डिमांड पर हम पीडीएफ लगा करके पढ़ाए हैं। क्या आप खुश है? जिस तरीके से आपका डिमांड होगा आप कमेंट करेंगे उस तरीके से हम आपका बता दे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आधुनिक भौतिकी कहलाती है, मॉडर्न फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। इसकी खोज जो है 20वीं सदी में किया गया, बहुत नया है इसीलिए इसको मॉडर्न कहा गया। इन अवधारणाओं में क्वांटम यांत्रिकी तथा आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत सापेक्षता का सिद्धांत प्रमुख है। जो मॉडर्न फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? तो मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, और आइंस्टीन जो थ्योरी दिया है उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले परमाणु नाभिक के बारे में, किसमें एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो परमाणु नाभिक की खोज नाभिकीय भौतिकी जगत के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो जो न्यूक्लियस की खोज हुआ उस किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। तो परमाणु के न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने। और कब किया? तो 1911 ईस्वी में किया। कब किया? 1911 ईस्वी में। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। इसका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कब किया? तो 1911 में। कब किया? 1911 में। और इन्होंने बताया कि नाभिक का जो घनत्व होता है, मतलब डेंसिटी जो होता है, वह 10 के पावर 17 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। मतलब 10 के पावर 17 ग्राम पर घन मीटर क्यूब, यानी एम क्यूब होता है, ठीक है, एम क्यूब होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका परमाणु का जो घनत्व कितना होता है। तो 10 के पावर 17 आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। तो यहाँ से 3 चीज़ें आप याद रखेंगे। परमाणु के नाभिक के खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने। कब किया? 1911 ईस्वी में। और इसमें परमाणु के नाभिक का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? तो 10 के पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है।
क्योंकि घनत्व डेंसिटी को मीटर क्यूब में आयतन में मापते एक प्रकार का आयतन होता है, इसलिए मीटर क्यूब बोलते हैं। अब जो इसमें बताया गया कि नाभिक जो होता है परमाणु के केंद्र में होता है, मतलब एक बीचों बीच सेंटर में होता है, नाभिक के केंद्र में होता है। परमाणु कहाँ होता है, मतलब ये परमाणु है तो नाभिक बीचों बीच सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। यह आकार में अत्यंत सूक्ष्म परंतु सघन होता है। सघन मतलब घना, सघन मतलब घना, मतलब बहुत ज़्यादा सटा हुआ होता है, मतलब सघन होता है। तो छोटा होता है और सघन होता है। नाभिक का व्यास 10 के पावर -15 मीटर होता है, 10 के पावर -15 मीटर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि परमाणु का नाभिक का जो व्यास होता है, नाभिक का जो डायमीटर होता है तो उस कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नाभिक का व्यास कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर ये नाभिक का व्यास होता है। बताइए कितना सूक्ष्म है, 10 के पावर -15 इतना माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। और उस 10 के पावर -15 से 10 के पावर -14 मीटर के बीच में होता है, ठीक है। नाभिक परमाणु के कुल आकार का लगभग 1/, जो देखिए 1/, इकाई, दहाई, क्या लिखते सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 1/10,000वें भाग के बराबर होता है, ठीक है। परंतु परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान 99.9% ऑफ नाभिक में उपस्थित होता है। मतलब कहने का मतलब है कि परमाणु का जितना सारा भाग होता है, जितना सारा द्रव्यमान उपस्थित होता है वो नाभिक में उपस्थित होता है, इधर उधर नहीं होता है। थोड़ा 0.1% जो होता है थोड़ा सा अलग मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम जो आपको मिलेगा 99.9% वो कहाँ मिलेगा, नाभिक में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नाभिक में ही मिलेगा, ठीक है। ठीक, नाभिक में मिलेगा, ठीक है। तो नाभिक में धनावेशी प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन रहता है। तो नाभिक में क्या क्या कण रहता है, क्या रहता है, नाभिक में क्या रहता है, तो नाभिक में मतलब न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से दो कण रहते हैं, तो रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बेसिकली ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ यहाँ जो चीज़ें छूटेगी वो आपको केमिस्ट्री में कवर कराया जाएगा, तो आप ध्यान से आपको देखते रहेंगे, वहाँ पर आपको एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स के तौर पर आपको बताया जा रहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पर 0, यानी कोई भी चार्ज नहीं रहता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसीलिए नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है, ठीक है। नाभिक में उपस्थित होने के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूक्लियन होता है, दोनों को मिल को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन बोलेंगे, न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियन बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप ध्यान से देखते रहेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन। अब देख लेते हैं नाभिक का अस्थायित्व तो क्या होता है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर जूम कर लेते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर लेते हैं। देखिए, नाभिक का अस्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या होता है, तो नाभिक का अस्थायित्व जो होता है कि किसी नाभिक का अस्थायित्व नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के अनुपात पर निर्भर करता है। मतलब किसी नाभिक का स्टेबिलिटी प्राप्त करना है तो वो डिपेंड करेगा उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना है, उस पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना है। मतलब नाभिक का स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर निर्भर रहता है। दोनों के आधार पर ही वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है, मतलब अपने अस्थायी रूप में आने की कोशिश करता है। तो जिन परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन वो प्रोटॉन समान संख्या में है उसका अनुपात 1:1 होते हैं।
वे सर्वाधिक अस्थायी होते हैं। मतलब जिस परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो 1:1, कहने का मतलब जितना प्रोटॉन होगा उतना ही अगर न्यूट्रॉन होगा तो वो मैक्सिमम अस्थायी होगा, मतलब सबसे ज़्यादा अस्थायी उसी को बोलेंगे। मतलब जिसका रेशियो 1:1, मतलब जौना परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों बराबर हो, यहाँ जो है इसमें अंतर ना हो। जैसे देखते होंगे कि समाज में दो भाई का बंटवारा होता है ना, तो दोनों में बराबर बराबर बंटवारा होता है। कुछ भी बराबर होगा तो बराबर बराबर बंटवारा होता है। यहाँ पर बाल्टी होगा, छिपा होगा, तसला होगा, सबको बराबर बराबर बांटा जाता है। और जो बराबर नहीं होने वाला रहता है उसको काट काट के बराबर किया जाता है। जैसे खेत उत बराबर नहीं होने वाला है तो उसको काट काट के टुकड़ा में बांट दिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं परमाणु का अस्थायित्व, इसी को बोलते हैं परमाणु का अस्थायित्व। मतलब परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बराबर बराबर में बांट देंगे तो वो सबसे ज़्यादा अस्थायी हो जाएगा। इसी को बोलते हैं सबसे अच्छा बंटवारा। ठीक है, तो भाई में ऐसा बंटवारा आपको नहीं करना है कभी। तो प्रोटॉन के सापेक्ष न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से नाभिक का अस्थायित्व घटता है। क्या कह रहा है कि प्रोटॉन की अपेक्षा अगर न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाए, मतलब प्रोटॉन कम हो जाए न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाए, प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन ज़्यादा, तो नाभिक का अस्थायित्व घट जाएगा। नहीं देखते हैं बंटवारा अगर आगे पीछे हो जाता है तो दोनों में हमेशा तकरार होते रहता है, झगड़ा लड़ाई होते रहता है कि हमको कम मिला उसको ज़्यादा मिला, ज़्यादा औरत सब में होता है, समझ गए, तो होते रहता है। जब यह अनुपात 1.5 से अधिक हो जाता है तो नाभिक रेडियोधर्मी हो जाता है। क्या हो जाता है? जब 1.5 से अधिक हो जाएगा, मान लीजिए एक भाई को आधे मिला, एक भाई को 1.5 मिल गया, ठीक है, तो 1.5 मिल गया तब तो ये एकदम नाजायज हो गया। तो नाजायज होने का मतलब है कि वो आग बबूला हो जाएगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ बकते रहेगा, गाड़ी बकते, आपको देखेगा तो गाली बकेगा, कुछ भी बकते रहेगा, बकते रहेगा। तो मतलब बकने का मतलब है, भनभानाने का मतलब है रेडियोधर्मी हो जाना, मतलब कुछ ना कुछ उत्सर्जित करते रहना, हमेशा झगड़े के मुंड में रहना, इसी को बोलते हैं रेडियोधर्मी। हमेशा झगड़ा के मुंड में रहने की चीज़ को क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मी। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो, मतलब न्यूट्रॉन अगर अधिक हो जाए तो 1.5 से अधिक हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो वो हो जाता है रेडियोधर्मी हो जाता है। ठीक है, और उसका स्वतः क्षय होने लगता है और अपने आप नाश होने लगता है। देखते होंगे कि कोई भाई जो है बेईमानी करके रख लेता है धन, बेईमानी करके रख लेगा तो उसका जो है भंटा फूटने लगता है, तो जो है किसी न किसी चीज़ में उसका उड़ा जाता है, बिला जाता है। ठीक है, बेईमानी का धन रास्ता नहीं है, तो वही होता है कि वो रेडियोधर्मी हो जाएगा, वो स्वतः अपने आप क्षय होने लगेगा, मतलब उसका अपने आप उसका खत्म होने लगता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेडियोधर्मी। तो आपको 1.5 से ज़्यादा नहीं करना है, इतना ज़्यादा नहीं बेईमानी कीजिए कि आपका रेडियोधर्मी हो जाए। ठीक है, क्योंकि नाभिक में 82 से अधिक प्रोटॉन होने पर उनमें मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है। मतलब नाभिक में 82 से अगर अधिक प्रोटॉन हो जाता है, 82 से अगर अधिक प्रोटॉन हो जाता है तो उसके बीच का जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो नाभिकीय न्यूक्लियर फोर्स से भी अधिक हो जाता है। प्रतिकर्षण मतलब दोनों के बीच में लड़ाई करने का जो फोर्स होता है, प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे में जैसे लड़े तो प्राण दे फट जाए, इसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल न्यूक्लियर फोर्स से भी अधिक हो जाता है, मतलब बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है, इसी को बोलते हैं नाभिकीय बल का अधिक हो जाना, कम हो जाना। किससे? प्रतिकर्षण बल से, प्रतिकर्षण बल का नाभिकीय बल से अधिक हो जाना। तो जब अधिक हो जाएगा तो वो अपने आप क्षय होते रहेगा। परमाणु क्रमांक 82 से ऊपर के जितने भी तत्व है सभी में N/P का रेशियो 1.5 से अधिक है। पीरियोडिक टेबल देखेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसमें पीरियोडिक टेबल अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे कि जिसका रेशियो है N/P का रेशियो 1.5 से अधिक है वो सब क्या है? रेडियोधर्मी है। क्या है? रेडियोधर्मी है। और ये रेडियोधर्मी का गुण उपस्थित होते हैं। इसमें क्या होता है? हमेशा रेडियोधर्मी का गुण उपस्थित होगा, रेडियोधर्मिता की गुण दिखाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि नाभिक जो है अस्थायित्व कैसे प्राप्त करता है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अब समस्थानिक की बात करते हैं, मतलब आइसोटोप। इसको एग्जाम में अच्छी तरीके से इसको रट लेंगे। रटना क्या है? समस्थानिक आइसोटोप्स। एग्जाम में जो है इसको आइसो लिख देता है, आइसोटोप इंग्लिशवा का हिंदिया में मतलब देवनागरी में कन्वर्ट कर देता है और आपसे पूछेगा, आप पढ़ के जाए रहेंगे समस्थानिक, अंग्रेजी में आइसोटोप, तो आप कन्फ्यूजिया जाएंगे। तो कन्फ्यूजियाने की ज़रूरत नहीं है। आइसोटोप को ही समभारिक बोलते हैं। आइसोटोप मतलब समभारिक, आइसोटोप मतलब समभारिक।
समभारिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो, क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। मतलब द्रव्यमान भिन्न हो, मतलब द्रव्यमान भिन्न हो, स्थान सही हो, स्थान क्या हो, सम मतलब बराबर हो, स्थान बराबर हो, स्थान क्या हो, बराबर हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो स्थान किस पर डिपेंड करता है? तो परमाणु संख्या पर। तो परमाणु संख्या क्या है? यहाँ पर समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, उसे बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। इसके कितने समस्थानिक है? 3। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने? 3। एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम, एक है टाइटेरियम। क्या है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? तो 3। एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटेरियम है। तो पहले का है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटेरियम। तो प्रोटियम का होता है 1H1, ड्यूटेरियम का होता है 1H2 और ट्रिटियम का होता है 1H3। क्या होता है? 1H3। यानी इसका द्रव्यमान संख्या जो है चेंज हो रहा है लेकिन परमाणु संख्या क्या है? नीचे जो लटकन रहता है उसको बोलते हैं परमाणु संख्या। तो देखिए इसके पीछे भी यही लटकन है। और ट्राइटियम का होता है 1H3, तो इसके पीछे भी एक ही लटका है। मतलब स्थान सही है, बैठेगा एक ही स्थान पर लेकिन तरीका ज़्यादा पेटार होगा, कोनो जगह उससे भी ज़्यादा पेटार होगा, कोनो बहुत ज़्यादा पेटार हो जाएगा, लेकिन बैठेगा एक ही ऑफिसवा में। यानी एक ही ऑफिस में बैठेगा लेकिन पेट उसका ज़्यादा रहेगा, पेट किसी का कम किसी का ज़्यादा। वह परमाणु जो बैठेगा एक के ऑफिस में, मतलब स्थान एक के होगा लेकिन पेटार अलग अलग होगा, मतलब पेट किसी का कम किसी का ज़्यादा होगा, उसी को बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पेटुलाला को ध्यान में रखिए, समस्थानिक से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं समान होते हैं परंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, मतलब केमिकल जो प्रॉपर्टी होगा, केमिकल रूप से जितने सारे आप काम करेंगे तो एकदम सेम प्रॉपर्टी होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। जैसे कोई फौजी है, क्या है? कोई फौजी है तो फौजी का गुण है कि वो लड़ाई करेगा। क्या करेगा? लड़ाई करेगा। फौजी का क्या है काम? लड़ना। लेकिन लड़ने जाएगा तो सब लड़ने जाएगा, तो लड़ने के लिए सबको ट्रेनिंग बराबर दिया जाता है, सब बराबर लड़ता है। लेकिन वो जब घरे आ जाएगा तो उसका दिमाग से काम लेगा। क्या करेगा? दिमाग से काम लेगा। समाज में कैसे काम करना है, बॉर्डर की तरह व्यवहार नहीं करना है, ठीक। तो यानी कि भौतिक गुण क्या होते हैं? उसका अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको समझना है। अब देख लीजिए समस्थानिकों का उपयोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका उपयोग, यानी यूज ऑफ आइसोटोप। क्या है? यूज ऑफ आइसोटोप। तो आइसोटोप का आखिर यूज है क्या? तो किसी पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु ज्ञात करने में कार्बन के समस्थानिक, यानी पुराने कार्बनिक पदार्थ का आयु जब ज्ञात करना है, पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं। इसका कार्बन 14 का यूज करते हैं। पुराने कार्बनिक पदार्थ के ऑर्गेनिक कंपाउंड के आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोबाल्ट 60 C60 CO60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में। CO60 का प्रयोग कैंसर, कोबाल्ट 60 CO60 का प्रयोग किसे? कैंसर। CO60 का कैंसर यानी CC क्या है? कोका कोला से याद रखेंगे कि कोबाल्ट का यूज कैंसर से, कोका कोला मतलब कोबाल्ट का यूज कैंसर से, कोबाल्ट का यूज कैंसर में, ठीक है। परमाणु भट्ठी में यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235। क्या है? यूरेनियम 235। यूरेनियम जो है 235 के यूज करते हैं कहाँ पे? परमाणु भट्ठी में। यूरेनियम 235 का यूज करते हैं परमाणु भट्ठी में, ये आपको पता होना चाहिए। आयोडीन I-131 का प्रयोग घेघा रोग में, I-131 का प्रयोग घेघा रोग में, I-131 का प्रयोग घेघा रोग में किया जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया में मंदक के रूप में हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। मतलब जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, सीरीज रिएक्शन,
तो उसमें जो होता है हाइड्रोजन के समस्थानिक का यूज करते हैं। उसके बाद शरीर में जब ट्यूमर का पता लगाना होता है, क्या होता है, शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं। तो ये आर्सेनिक 74 का यूज करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद समझ लेते हैं समभारिक क्या है। समभारिक, सम मतलब सब, बराबर, भार मतलब भार, यानी जिसका भार बराबर हो। यानी वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या या क्रमांक भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या अथवा परमाणु भार समान हो। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या हो, समान हो, उसी को बोलते हैं समभारिक। समभारिक मतलब एक के ऑफिस में बैठा वैसन परमाणु, एक के ऑफिस में बैठा वैसन परमाणु जिसका पेटवा समान हो, मतलब सबका पेट बराबरे निकलल होगा, सबका पेट बराबरे निकलल होगा, लेकिन कोनो कम पैसा कमाता होगा, कोनो ज़्यादा पैसा कमाता होगा, या कोई डीएम के कुर्सी पर बैठा है, कोई दरोगा के कुर्सी पर बैठा है, कोई एसपी के कुर्सी पर बैठा है, उसी को बोलते हैं समभारिक। पेट बराबर मतलब भार सबका कुर्सी पर बराबर रहेगा, लेकिन कमाने का ओहदा ज़्यादा है। डीएम ज़्यादा कमाएगा, एसपी उससे कम कमाएगा, दरोगा उससे कम कमाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब भार को देखना है। समभारिक मतलब भार बराबर होता है। आइसो बार मतलब भार, क्या होता है, बार मतलब भार, तो भार बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण के तौर पर दे रहा है, समभारिकों में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। समभारिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे समभारिक में आइए, कैल्शियम का कितना द्रव्यमान संख्या है, 40, आर्गन का भी है 40, मतलब दोनों का पेट बराबर, लेकिन कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, आर्गन का 18, मतलब कमाने का ओहदा या पावर के जो है चेंजिंग है, पावर क्या है इसका, चेंज है, तो पावर चेंज है, इसका मतलब समभारिक है, पेटवा बराबरे है, तो पेट निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, पैसा निकालिए। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है, इसमें न्यूट्रॉन 20, प्रोटॉन 20, इसमें न्यूट्रॉन 22, इसमें प्रोटॉन 18, तो दोनों का द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 40, दोनों का कितना है, 40, तो आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मतलब बंधन ऊर्जा क्या है, बंधन ऊर्जा जो होती है किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान उससे उपस्थित क्या है, उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों को अलग अलग जोर से कम होता है। मतलब नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को अगर अलग अलग जोड़ेंगे ना, तो उससे क्या होता है, कम होता है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के परमाणु द्रव्यमान के जोर से अलग अलग होता है, क्या होता है, कम होता है। अर्थात नाभिक का निर्माण होने में कुछ द्रव्यमान का क्षति हो जाता है। जब नाभिक का निर्माण होता है तो उसमें से कुछ क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है। जैसे घर से अगर आप कहीं पे काम करने जाते हैं तो खाना पीना खा के जाते हैं, तो जाते हैं तो जाने के थ्रू रास्ते में कुछ आपका एनर्जी लॉस हो जाता है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान की क्षति। तो नाभिक का निर्माण होने में कुछ द्रव्यमान क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, द्रव्यमान की क्षति होती है। यह क्षति ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे E बराबर mc² से ज्ञात किया जाता है। क्षति किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, तो ऊर्जा के रूप में, जहाँ m द्रव्यमान में हुई, c प्रकाश की वेग हुई, चाल हुई, और E उत्पन्न ऊर्जा हो गया। यह ऊर्जा जो है बंधन ऊर्जा के रूप में नाभिक के कणों को बांधे रखती है। तो नाभिक के कणों को बांधे रखने वाली ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है, जिसका सूत्र होता है E बराबर mc²। क्या होता है, E बराबर mc²। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देख लीजिए द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा कैसे समतुल्य हो गए, इसके बारे में बताया गया है। तो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान व ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब जितने ज़्यादा खाइएगा उतने ज़्यादा एनर्जी होगा, जितने कम खाइएगा उतने कम एनर्जी होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे पर डिपेंड है। जितना पैसा खर्चा करोगे उतना अच्छा पढ़ाई होगा, जितना कम पैसा खर्चा करोगे उतने कम पढ़ाई होगा। लेकिन खान सर के आने के बाद जो पढ़ाई शिक्षा का जो
जो क्रांति आई है वो अजब तरीके से आई है। जिसको पैसा है वो भी पढ़ रहा है, जिसको नहीं है वो भी पढ़ रहा है। सूर्य की ऊर्जा का संपूर्ण स्रोत नाभिकीय ऊर्जा है। क्वेश्चन पूछे कि सूर्य में जो ऊर्जा आती है उसका स्रोत क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा। क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। सूर्य से क्या निकलती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है? सूर्य में न्यूक्लियर एनर्जी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछ देगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपको इतना बात ध्यान में रखना है, गांठ मार के रखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए रेडियो एक्टिविटी क्या है, यानी रेडियो धर्मिता क्या है। तो रेडियो धर्मिता देखिए, सबसे पहले तो क्या है रेडियो धर्मिता, मतलब N/P का रेशियो, N/P का रेशियो अगर 1.5 से ज़्यादा हो रहा है तो अपने आप में वो विनाश के कगार पर चला जाएगा, अपने आप उसका विनाश होता जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम और रेडियो सक्रियता की सर्वप्रथम खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया। तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बेक्यूरेल। किसने किया? तो हेनरी बेक्यूरेल। ये क्वेश्चन पूछता है रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बेक्यूरेल ने। कब किया था? 1896 में। डेट वो पूछ देता है, रेलवे में डेट भी पूछ देता है। तो हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज कब किया? 1896 में। 1896 में, जिस पर बाद में मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी दोनों मर्द मेहरारू ने 1898 में काफ़ी रिसर्च किया, वह रेडियम की खोज किया। तो रेडियम की खोज किसने किया? मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी ने। कब किया? तो 1898, मतलब 2 साल बाद। तो मैडम क्यूरी और पियर क्यूरी ने किस चीज़ का खोज किया? तो रेडियम का खोज किया। किसका खोज किया? रेडियम का खोज किया। जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है उनके प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण नाभिकीय बल से अधिक हो जाता है। ये आपको बता दिए। ऐसे तत्वों के नाभिक अस्थायी नहीं रहते हैं और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा, बीटा, गामा नामक किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। मतलब अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार उत्सर्जित करते रहता है, ठीक है। जैसे जब परमाणु जो होगा ज़्यादा बेईमानी कर लेगा, जैसे ज़्यादा बेईमानी कर लेगा, डेढ़ा बेईमानी कर लेता है तो बेईमानी उसको रास्ता नहीं है। जैसे नहीं रसेगा तो वो अपना क्या करेगा? वो अपना ज़मीन जथा, घर द्वार जो भी हो, अपना जो संपत्ति होता है वो बेचने लगता है। बेचते वो सोचता है कि हम क्या करें, जितना बेईमानी किए सारा बेच ले। मतलब वो अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। समझ में आ रहा है? जैसे अस्थायित्व प्राप्त करता है तो क्या करता है? परमाणु अपना अस्थायित्व प्राप्त अल्फा, बीटा, गामा किरणों को उत्सर्जित करके करता है। जैसे आदमी जो बेईमानी करता है तो अपना अस्थायित्व प्राप्त करता है अपना जमीन जाता, सामान, कपड़ा लता बेच के, ठीक है। उसी तरीके से परमाणु जो है अपना अस्थायित्व अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करके करता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ज़्यादा बेईमानी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे तत्वों को रेडियोधर्मी कहा जाता है और इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता वह दर जिसे किसी पदार्थ अथवा नमूने के नाभिकों का क्षय होता है वो उस पदार्थ का क्षय दर या सक्रियता दर कहलाती है। वह दर जिसे पदार्थ के क्षय या सक्रियता दर कहलाती है, क्या होती है? मतलब जिस रेट से उसके नाभिक जो होता है, जिस रेट से उसके नाभिक जो होता है क्षय होते रहता है, जिस रेट से, जैसे कोई आदमी 1 साल में अगर 5 बीघा जमीन बेच रहा है, ठीक है, तो वो 5 बीघा प्रति साल उसके क्षय दर हो गया। उसी तरीके से किसी नाभिक का क्षय दर होता है कि नाभिक कितना तेजी से किस रेट से अपना क्षय कर रहा है, वही उसका सक्रियता दर कहलाता है, एक्टिविटी रेशियो रेट कहलाता है, ठीक है। सक्रियता दर का ऐसे मात्रक होता है बेक्यूरल। क्या होता है? बेक्यूरल। मतलब रेडियो एक्टिविटा का, मतलब रेडियो धर्मिता का एसआई मात्रक, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक होता है बेक्यूरल। क्या होता है? बेक्यूरल। एक बेक्यूरल 1 क्षय प्रति सेकंड के बराबर होता है। एक बेक्यूरल 1 क्षय प्रति सेकंड के बराबर होता है। इसके बड़े मात्रक को बोलते हैं क्यूरी तथा रदरफोर्ड। मतलब रेडियोधर्मी का बड़ा मात्रक जो है क्यूरी या रदरफोर्ड उसको बोल सकते हैं, और उसके छोटे मात्रक को आप क्या बोल सकते हैं? तो छोटे मात्रक को बोल सकते हैं बेक्यूरल। क्या बोल सकते हैं? बेक्यूरल। बेक्यूरल। एक रदरफोर्ड जो होता है 10⁶ क्षय प्रति सेकेंड या बेक्यूरल के बराबर होता है। समझ में आ गया? और एक क्यूरी जो होता है 3.62 × 10⁻10 बेक्यूरल। कितना होता है? एक क्यूरी बराबर 3.6 × 10⁻10 बेक्यूरल के बराबर होता है। तो आई होप जो आपको रेडियोधर्मिता जो बताया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
समझ में आ गया होगा ना? तो आप कमेंट में ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और ग्रो करिए आगे से इस चैनल को, ठीक है। अब देखिए हाफ लाइफ क्या होता है, मतलब अर्ध आयु काल क्या होता है। हाफ लाइफ पीरियड क्या है? हाफ लाइफ पीरियड क्या है? तो किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में किसी विशेष समय विशेष होने पर उपस्थित परमाणुओं के आधे परमाणु जिस समय में विघटित होते हैं। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ में किसी समय विशेष होने पर, किसी विशेष समय होने पर उपस्थित परमाणुओं के आधे परमाणु जिस समय में विघटित होते हैं। मतलब कोई रेडियोधर्मी पदार्थ है और किसी विशेष अवस्था में वो अपना आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्जित होकर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो जो आधा हो जाता है, तो जिस टाइम में वो आधा हो जाता है वही समय हाफ लाइफ कहलाता है। क्या कहलाता है? हाफ लाइफ कहलाता है। यह प्रत्येक रेडियोधर्मी तत्व के लिए अलग अलग व निश्चित होती है। यानी जितने सारे रेडियोधर्मी तत्व है उसके लिए क्या होगा? अलग अलग होगा और निश्चित होगा। अलग अलग और निश्चित होता है। या जैसे रेडियम की अर्ध आयु 1950 वर्ष थी। कितना था? 1950 वर्ष। उसी तरीके से थोरियम का 1.4 × 10⁻18 वर्ष, पोलोनियम का 1 × 10⁻⁻4 सेकेंड और यूरेनियम 238 की 4.46 बिलियन वर्ष। मतलब इतना दिन तक ये उत्सर्जित होते रहेगा लगातार। तो हाफ लाइफ तथा क्षय स्थिरांक यानी लेमडा में क्या संबंध होता है? तो हाफ लाइफ मतलब T1/2 बराबर होता है 0.693/लेमडा। हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 0.693/लेमडा। यही हाफ लाइफ का फार्मूला है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। अब समझ लेते हैं औसत आयु, मीन लाइफ टाइम क्या होता है। तो किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत आयु सभी परमाणुओं के जीवन काल के योग के कुल परमाणुओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब सभी परमाणुओं के जीवन काल का योग बटे परमाणु की संख्या, सभी परमाणुओं के जीवन काल लाइफ साइकिल का सम बटा परमाणुओं की संख्या। यह पदार्थ के क्षय नियतांक लेमडा के व्युत्क्रम होता है। मतलब मीन टाइम को टी बार से सूचित किया जाता है। टी बार बराबर होता है 1/लेमडा और किसी चीज़ को 1/लेमडा में लिखते हैं, जैसे 1/लेमडा में लिखते हैं तो क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, मतलब उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा। किसी को बोलेगा इधर आओ तो भागेगा उधर, इसी को बोलते हैं उल्टा, ठीक है। अब देखिए अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, तीनों में डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से समझना है। तीनों में डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से क्या करना है? समझना है। तो अल्फा किरणें का, अल्फा का खोज किसने किया? रदरफोर्ड। बीटा की कोई खोज भी रदरफोर्ड, लेकिन गामा की खोज पाल बिलर्ड। गामा की खोज पाल बिलर्ड। तो गामा किरण की खोज किसने किया? गामा किरण की खोज किसने किया? तो पाल बिलार्ड। किसने किया? पाल बिलार्ड। अल्फा और बीटा की खोज किया रदरफोर्ड, ठीक है। अल्फा पर 2 इकाई धनावेश व 4 इकाई द्रव्यमान होता है। अल्फा पर 2+ चार्ज होता है और 4 द्रव्यमान होता है। अल्फा पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 गो पॉजिटिव होगा, 4 गो द्रव्यमान होगा। उसी तरीके से बीटा पर जो होता है 1 इकाई ऋण आवेश व द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। बीटा का द्रव्यमान 0 होता है और ये निगेटिव होता है, -1। बीटा -1 होता है, ठीक है। उसके बाद गामा जो होता है यह आवेश विहीन होता है, फोटोन है और द्रव्यमान विहीन। मतलब न इसमें आवेश होता है और न ही द्रव्यमान होता है, न ही आवेश न ही द्रव्यमान, इसको बोलते हैं गामा। बीटा में जो होता है आवेश तो होता है, निगेटिव होता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं होता है। तो जिसमें कुछो ना हो वो गामा, जिसमें कुछो ना हो, मर उड़ गया हो, बिला गया हो, पूरा रेडियोएक्टिव हो गया उसको गामा बोलते हैं, ठीक है। जिसमें थोड़ा थोड़ा बचा हुआ हो लेकिन कर्जा हो तो उसको बोलेंगे बीटा। लेकिन जो पूरा कमा के एकदम रखा हुआ हो, उसमें थोड़ा भी नहीं बिलाया हुआ हो, अपने उसमें बढ़ रहा हो, तो उसको बोलेंगे अल्फा। तो अल्फा पर पॉजिटिव, ठीक है। ये जो है 2He4 से सूचित व्यक्त करते हैं, इसको -E0 से व्यक्त करते हैं। और जो फोटोन है यह जो है एक्सरे के समान होता है। किसके समान होता है? एक्सरे के समान होता है। मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब हम वेव चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपको एक्सरे के बारे में अच्छी तरीके से बताया है, आपको ध्यान में होना चाहिए। गामा किरण के बारे में भी अच्छी तरीके से बताया है, आपको याद होगा तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा।
अल्फा का जो वेग होता है प्रकाश की चाल का 1/10 से 1/5 होता है, लेकिन इसका वेग प्रकाश की गति से थोड़ा होता है। इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हुआ तरंगदैर्घ्य, हाँ, इसका जो वेवलेंथ होता है 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। गामा किरण का जो वेवलेंथ होता है 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। कितना? 1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। अल्फा किरण का जो आयनन क्षमता होती है मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अल्फा सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता किसका होता है? अल्फा किरण का। और सबसे कम आयनन क्षमता गामा किरण का। भेदन क्षमता सबसे कम किसका होता है? तो अल्फा का। सबसे ज़्यादा गामा का। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा का। मैक्सिमम भेदन क्षमता किसका? गामा का। मैक्सिमम भेदन क्षमता गामा का। सबसे कम अल्फा का। सबसे कम अल्फा का। अल्फा जो है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित हो जाता है। मतलब अल्फा किरण को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो ये थोड़ा थरथरा जाएगा, इधर उधर मतलब घूम जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये चक्कर पकड़ करने लगता है। बीटा किरण भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, लेकिन गामा किरण को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ये कहीं भी पर भी ले जाएंगे, ये चक्कर पकड़ नहीं करेंगे। ये होता है नपुंसक, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कितना सुंदर हो, ठीक है। अल्फा जो किरण होती है स्फुरन दीप्त का गुण रखती है। बीटा भी होती है, लेकिन ये भी यानी तीनों का तीनों स्फुरन दीप्त होता है। मतलब एक ही भाई है तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव होगा, शक्ल से मैच करेगा, ठीक है। इसको जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभावित करती है। फोटोग्राफिक प्लेट पर लाएंगे तो उसको प्रभावित कर देगा। तो यह जो है बीटा जो है फोटो फिल्म को काला कर देती है। बीटा किरणें फोटो फिल्म को क्या करेंगे? काला कर देती है। फोटो फिल्म को काला कर देती है। गामा किरण जो है फोटोग्राफिक प्लेट को सर्वाधिक प्रभावित करती है। गामा किरण जो है ये क्या करती है? ज़्यादा प्रभावित कौन करती है? गामा किरण करती है, ठीक है। गामा किरण करती है। इसको समझिए, थोड़ा एक पॉइंट और है। आपको ना यहाँ पे आइए। धनावेशित होने के कारण कैथोड की तरफ विचलित होती है। अल्फा जो है क्या इससे चार्ज है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो किसके तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। किसके तरफ जाता है? कैथोड की तरफ जाता है। जो अल्फा जो है कैथोड की तरफ जाता है। बीटा जो है ऋणावेशित होने के कारण एनोड की तरफ। क्या है? माइनस है तो एनोड की तरफ। माइनस है तो एनोड की तरफ। बीटा जो है माइनस है तो एनोड की तरफ। गामा जो है ये किरणें सीधी चली जाती है, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ विचलित नहीं होती है। मतलब इस पर किसी का फर्क नहीं पड़ता है। किसी का फर्क नहीं पड़ता है मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोड की तरफ विचलित ही नहीं होता है। मतलब किधर कैथोड है किधर एनोड है इससे कोई मतलब नहीं है। अल्फा जो है इस परमाणु के एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर द्रव्यमान में 4 इकाई की कमी होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। एक अल्फा कण का अगर उत्सर्जन होता है तो द्रव्यमान में कितने की कमी? 4 की कमी। और परमाणु संख्या में 2 की कमी। द्रव्यमान संख्या में 4, परमाणु संख्या में 2। लेकिन परमाणु में बीटा किरण का उत्सर्जन होने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन परमाणु संख्या 1 बढ़ जाती है। इसका उत्सर्जन होगा तो परमाणु संख्या 1 बढ़ेगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो घटेगा, नेगेटिव चार्ज है तो बढ़ेगा। परमाणु से गामा किरणों के उत्सर्जन से द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब गामा किरण कहीं से निकल रहा है तो ना उसके परमाणु संख्या में उत्सर्जन होगा, परिवर्तन होगा, ना ही द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे कोई कंगाल है, ठीक है, अपना सारा जाता संपत्ति बेच बाच के पीपा गया है, उसके पास कुछ बचा हुआ नहीं है, लेकिन वो रोज पी रहा है, रोज खा रहा है, उसी वो आदत से, तो कुछ बचा हुआ नहीं है लेकिन रोज पी खा रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही है गामा किरण। वही क्या है? गामा किरण है। समाज में ऐसे व्यक्ति आपको देखने को मिल जाता है। तो गामा किरण की तरह आपको नहीं बनना है। कैसा बनना है? अल्फा की तरह बनना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय विखंडन और चेन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन और चेन रिएक्शन के बारे में इसमें जो है थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है।